नमस्कार छात्रों, सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, विषय इतिहास, बीए द्वितीय वर्ष। आज अपन बक्सर के युद्ध के बाद की जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन थोड़ा पूर्व स्थिति में बारे में जाते हैं। पिछले वाले चैप्टर के अंदर अपन ने बक्सर का युद्ध पढ़ा था जो 1764 ईस्वी में हुआ था। इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना जो थी उन्होंने बंगाल के अब्दुस्त नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। इस युद्ध के बाद जो संधि वार्ता हुई थी वो इलाहाबाद की संधि हुई थी, लेकिन 1765 ईस्वी के अंदर और 1764 जो बक्सर का, इस बीच के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर वंशी टार्ट था। वो ये तय नहीं पा रहा था कि आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे वापस करना क्या है। तो 1765 ईस्वी में क्लाइव, जो कि अपन ने प्लासी युद्ध में पढ़े थे, उसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रधान सेनापति प्लासी युद्ध में था, वो क्लाइव था। उसको दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनाकर कलकत्ता भेजा गया था 1765 ईस्वी में। जब क्लाइव के लिए किसी एक निर्णय पर पहुंचना आसान काम नहीं भी था, क्योंकि क्लाइव का मानना था कि यदि मुग़ल सम्राट को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाएगा तो मराठे जो हैं वो अवध पर धावा मार सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो काउंसिल थी उसके कुछ सदस्यों की यह भी राय थी कि दिल्ली पर अधिकार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे चाहती थी बक्सर के युद्ध के बाद वो दिल्ली पर अधिकार कर सकती थी, क्योंकि दिल्ली के मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेनाओं को तो उन्होंने बक्सर में पराजित कर दिया था। लेकिन क्लाइव बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ था। उसने समझ लिया कि अभी ऐसा करना लाभदायक नहीं होगा। इसका सबसे प्रमुख कारण वो यह मानता था कि कंपनी के पास इतने साधन नहीं थे कि वह इतने बड़े भूभाग यानी संपूर्ण उत्तरी भारत, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, अवध पर कब्जा जमाया जा सके। इसके साथ ही कंपनी को मराठों से भी झगड़ा करना था, क्योंकि अभी तो मराठे दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ी शक्ति थी जो अंग्रेजों के हाथ से बहुत दूर थी। क्लाइव को यह भी पता था कि अगर दिल्ली सुल्तान को, जो मुग़ल बादशाह था, उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाएगा, उसके साथ कोई संधि नहीं की जाएगी, तो दक्षिण के जो मराठा है वो मुग़ल सम्राट को अपने नियंत्रण में ले सकते थे। ये ठीक है कि मुग़ल बादशाह नाम मात्र का भारत का बादशाह था। उसके पास न तो अब कोई अपनी सेना थी और न ही उसका अपना एक कोई खजाना, परंतु वह भारत का एक वैधानिक शासक था और कोई भी व्यक्ति उसको अपने वश में करके फ़ायदा उठा सकता था। ऐसी स्थिति में क्लाइव ने काफ़ी सूझबूझ और राजनीतिज्ञता का परिचय देते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण किया और उसने मुग़ल बादशाह शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की थी, जो कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में ये संधि संपन्न हुई। ये संधि बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर क्लाइव और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। इस संधि की जो प्रमुख शर्तें क्या थी उसमें अपन देखते हैं। पहली शर्त थी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से कड़ा और इलाहाबाद के जिलों को लेकर मुग़ल बादशाह को सौंप दिए गए। यानी अवध का जो सूबेदार था उसके अंडर में थे ये कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले, ये मुग़ल बादशाह को दे दिए गए। मुग़ल बादशाह ने इन जिलों के बदले में एक विशेष फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को दे दी, यानी कि उनको राजस्व वसूल करने और उनको फौजदारी मुकदमे उनके पास ही रहने दिए गए, लेकिन उनको जो दीवानी राजस्व का संबंधी विभाग था वो अंग्रेज़ों को दे दिया। एक अन्य फरमान द्वारा मुग़ल बादशाह ने मीर जाफ़र के पुत्र नजमुद्दौला को इन प्रांतों यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का नवाब बना दिया गया। अपन देखते हैं प्लासी के युद्ध के अंदर और बक्सर के युद्ध के अंदर मीर जाफ़र, कभी मीर कासिम, इनको अपदस्त करके वापस मीर जाफ़र को बनाया गया। तो बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब नजमुद्दौला को बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपये प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया। मुग़ल बादशाह को उन्होंने अपना एक पेंशनर भोगी कर्मचारी मात्र समझ लिया था। इस प्रकार इलाहाबाद की संधि ने कंपनी को वैधानिक रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार प्राप्त हो गया। अब वह मुग़ल बादशाह की अधिकारी की हैसियत से शासन करने लग गई थी ये कंपनी, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने का प्रयास करने लगी। अब इसके साथ बंगाल के पर तो उन्होंने जो नजमुद्दौला को नवाब बना दिया, दिल्ली के
मुगल बादशाह शाह आलम के साथ संधि कर ली। लेकिन इन बंगाल और दिल्ली के बीच में एक बहुत बड़ा सूबा था अवध, जिन्होंने बक्सर के युद्ध के अंदर मीर कासिम का साथ दिया था। उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई है वो भी 1765 में हुई है और ये अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और कलायू के मध्य संपन्न हुई थी। इस संधि की प्रमुख शर्तें थी कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले, जो कि अपन पहले वाले संधि में पढ़ चुके हैं, के ज़िलों को छोड़कर अवध का संपूर्ण राज्य शुजा-उद-दौला को वापस सौंप दिया गया है। कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले किसको दे दिए? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिए। बाकी संपूर्ण इलाहाबाद का क्षेत्र वापस अवध के नवाब को दे दिए गए, परंतु चुन्नार का दुर्ग अंग्रेज़ों के पास ही रहा। नवाब ने कंपनी को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने का वचन दिया है, क्योंकि बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेज़ों को जो हानि हुई उसकी क्षतिपूर्ति कौन देगा? अवध का नवाब शुजा-उद-दौला देगा और 50 लाख रुपए देगा। नवाब ने अवध की सीमा में कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने की सुविधा प्रदान कर दी। अंग्रेज़ों की संरक्षता में बनारस और गाजीपुर की जागीर राजा बलवंत सिंह को पैतृक जागीर के रूप में दी गई। यानी कि इस प्रकार ये जो संधि थी इसके अंदर उन्होंने अंग्रेज़ों ने अच्छा खासा अवध में भी अपना राज्य स्थापित कर लिया था। बंगाल के नवाब के साथ भी एक नया समझौता हो गया था जो कि नजमुद्दौला को बनाया गया था। इस प्रकार बंगाल में, जिसके अंदर उड़ीसा और बिहार भी सम्मिलित था, अवध और दिल्ली पर अंग्रेज़ों का लगभग अधिकार पूर्ण हो गया था। केवल नाम मात्र के लिए इन शासकों को बनाकर उत्तरी भारत में अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली थी। अब अपना अगले अध्याय के अंदर बंगाल में जो कलायू ने दोहरा शासन स्थापित किया था उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद छात्रों।